हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास 12 का पहला अध्याय अर्थशास्त्र की परिचय का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले अर्थशास्त्र की कुछ छोटी छोटी बातों को जानेंगे और सीखेंगे। मैं आपको आज अर्थशास्त्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अर्थशास्त्र को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ। जब शुरुआत की समय थी, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं था और अर्थशास्त्र था भी नहीं। उस समय एक प्रणाली चलती थी जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। ये उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग हाट जाते थे, मतलब बाजार जाते थे और बाजार में सौदा के बदले सौदा करते थे, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, जो कि बड़ा ही जटिल समस्या था। अगर किसी को चावल बेचना है तो वो चावल बेच के अगर जूता खरीदना चाहता था तो जूते वाले को चावल नहीं लेना था, उसको दाल चाहिए होता था। तो ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता था कि वो रोज बाजार जाता था और अपने सामान को बेच कर नहीं आता था। वो महीने में 2 महीने में कभी कभी उसको ग्राहक मिल जाता था, कभी कभी मनचाहा ग्राहक नहीं भी मिलता था। तो इसमें काफी परेशानी होती थी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए, बाजार को आसान बनाने के लिए, बाजार को और उचित और सुलभ बनाने के लिए शुरुआत की गई मुद्रा की, जिसको हम लोग इंग्लिश में करेंसी कहते हैं, है ना। इस समस्या को खत्म कर दिया करेंसी ने। ये समस्या तो खत्म हो गई वस्तु विनिमय की। चलो भाई, अब सामान के बदले सामान नहीं लेना पड़ेगा। और उस समय बहुत बड़ा कठिन समस्या था। लोग गए, जिसको तेल चाहिए सरसों का तेल, वो अपना चावल बेच के उसको सरसों का तेल नहीं मिलता था, उसको जूता लेना पड़ता था, फिर जूता का अलग ग्राहक खोजना पड़ता था कि कोई तेल लेगा। तो ये समस्या कभी समाप्त नहीं होती थी। इसको समाप्त करने के लिए शुरुआत की गई मुद्रा की। करेंसी जब आ गई बाजार में, जब करेंसी मतलब किसी भी वस्तु के बदले आप मुद्रा दीजिए, कैश दीजिए या नोट दीजिए, हमारे भारत का मुद्रा है रुपया दीजिए, तो आपको सामान मिल जाएगा। जब मुद्रा बाजार में आई तभी हमारे यहाँ पे शुरू हुई आर्थिक। अब हम लोग कहेंगे कि आर्थिक, और इसी से एक शब्द निकालेंगे जिसको कहेंगे अर्थव्यवस्था या तो अर्थशास्त्र कहेंगे। मुद्रा जब तक नहीं थी तब तक कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। मुद्रा आने के बाद ही हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था और आर्थिक अध्ययन। वास्तविक में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र का उद्गमन प्राचीन काल के कुछ दिन के बाद, मतलब करीबन अभी से लेकर 2000 या 2500 साल पहले हो गई थी, जब हमारे यहाँ मुद्रा का शुरू हो गया था। मुद्रा से समस्याएं तो समाप्त हुई, लेकिन मुद्रा के कारण कई सारे अध्ययन को करना पड़ा, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। या तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वो कड़ी है जहाँ मुद्रा का आय एवं व्यय एवं इससे संबंधित सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। या तो फिर से एक बार कह देता हूँ, मुद्रा अर्थशास्त्र वह है जहाँ पे मुद्रा की आय व्यय तथा इससे संबंधित सभी व्यवहारों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। आप देखेंगे जब भी हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं मुद्रा की बात जरूर होगी, कहीं ना कहीं करेंसी अपनी बात जरूर रखेगी। जब तक करेंसी की कोई बात नहीं होगी, जब तक मुद्रा की कोई बात नहीं होगी, तब तक अर्थशास्त्र का कोई अध्ययन ही नहीं है। इसका मतलब अर्थशास्त्र हमको पढ़ना ही वही है जहाँ पे मुद्रा का व्यवहार होता हो। बिना मुद्रा के अर्थशास्त्र को पढ़ना असंभव है, क्योंकि अर्थशास्त्र और मुद्रा एक साथ जुड़ी हुई कड़ी है। चलिए, अब हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में भी जान गए। इनको अब हम लोग समझ गए कि कब अर्थशास्त्र का उद्गमन हुआ। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद से जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हुई, हमारा शुरू हो गया अर्थशास्त्र। क्योंकि अब हमारा जितना भी क्रिया था वो धन से संबंधित था। या तो हम अपना धन जो कमाते थे, जो मुद्रा जो कमाते थे, उसी का व्यवहार अब हम लोग अध्ययन करना शुरू हुआ। देखिए, कोई भी चीज जब भी आती है तो आने के बाद कहीं ना कई तरह के लाभ भी देती है और कई तरह की समस्याएं भी देती है। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली था तो उसमें भी कई तरह के लाभ होंगे, कई सारा परेशान, लाभ कम थे, परेशानियां ज्यादा थी। जब मुद्रा आई तो मुद्रा से कई तरह के लाभ निकल के आए, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां इसमें भी थी। तो कोई भी अध्ययन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज पढ़ी जाती है
कि उसमें कितनी तरह की लाभ हुई, कितनी तरह की हानि हुई और क्या क्या बातें सामान्य रह गई, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम अर्थशास्त्र के माध्यम से। हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 12th अर्थशास्त्र, जहाँ पे पहला लेसन आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। उसके बाद अगला जो लेसन हम लोग पढ़ाएंगे 2 भाग में बांट लेंगे इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बारे में बताएंगे। आज सिर्फ हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो अर्थशास्त्र तो आई बहुत दिन पहले ही थे, है ना। एक व्यक्ति थे हमारे भारत के जिनका नाम था चाणक्य, है ना। चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, वो महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, ये हम लोग जानते हैं। उन्होंने सबसे पहली बार जो बात कही थी वो उनकी बात जो थी वो थी अर्थशास्त्र की राजनीति, और कई हद तक इनका बात सत्य भी है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अर्थशास्त्र की राजनीति। तो इनका जो बात थी या तो इनका जो पुस्तक था अर्थशास्त्र की राजनीति, ये उस समय पूरे विश्व में प्रचलित नहीं थी, ये भारत तक ही रह गया था और सिर्फ एक राजा की कथा थी, जिस कारण से ये वैल्यूबल नहीं बन पाई। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता, या तो इंग्लिश से हम इसे कह सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूर से दिखाई भी तो नहीं दे रहा, अच्छा क्या दिख रहा है? जरा जूम कर दीजिए, हमको सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो एडम स्मिथ जिन्होंने सबसे पहले, इनको अर्थशास्त्र का आधुनिक पिता भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है कि अर्थशास्त्र का आधुनिक पिता कौन है। तो आधुनिक कहा जाए या आधुनिक नहीं भी कहा जाए तो एडम स्मिथ ही है। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखा जिनका नाम था धन संबंधित विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया कि धन संबंधी विज्ञान, जो भी विज्ञान है धन संबंधित, यही अर्थशास्त्र। देखो, जब तक किसी भी तथ्य का उचित एवं प्रमाणित जवाब नहीं मिलता तब तक वो कोई काम का नहीं होता। उसी प्रकार था अर्थशास्त्र की राजनीति, इनका कोई उचित और प्रमाणित नहीं था। लेकिन जब एडम स्मिथ ने अपना पुस्तक लिखा साइंस ऑफ वेल्थ, तो उन्होंने परिमाण दिया कि वेल्थ और साइंस का क्या रिलेशन है। तो उनके प्रमाण से पता चला कि ये अर्थशास्त्र का नया अध्ययन किया। इसके बाद कई सारे और भी वैज्ञानिक आएंगे, मार्शल आएंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मार्शल होंगे, किन्स होंगे, प्रोफेसर रॉबिन्सन होंगे, तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जानना था वो धन संबंधित विज्ञान। ये पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई और यहीं से अर्थशास्त्र का अध्ययन का भी शुरुआत हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़े कि अर्थशास्त्र का उद्गम कैसे हुआ। हमने आपको बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे ही खत्म हुई, जैसे बाजार में मुद्रा का व्यवहार होना शुरू हुआ, अर्थशास्त्र का उद्गम हो गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र का शुरुआत किनके यहाँ से हुई? तो एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उन्होंने बुक लिखी थी धन का विज्ञान, है ना, धन संबंधी विज्ञान या तो धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ। देखो, सत्य बात यह है कि उन्होंने जो लिखा वो हिंदी में नहीं लिखा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप याद रखा करिए कि साइंस ऑफ वेल्थ जो बुक जो लिखा वो एडम स्मिथ ने लिखी। भारत के एक व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे या उनके गुरु भी थे, उनका नाम चाणक्य था। उन्होंने एक बात कही थी अर्थशास्त्र की राजनीतिक, जो चाणक्य के द्वारा कही गई। भारत में जब भी अर्थशास्त्र की बात होती है तो हम चाणक्य का नाम एक बार जरूर लेते हैं। ये थी इतना। आज हम लोग को जो पढ़ना जो है वो डीपली जो है वो है आर्थिक क्रिया, कि आर्थिक क्रिया क्या है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया, और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अनार्थिक क्रिया। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार कैसे कैसे कौन सा विचार आया। उसके बाद हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। देखिए आर्थिक क्रिया क्या है, पहले इस टॉपिक को हम आज क्लियर करते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए वे क्रियाएं जो उत्पाद, उपभोग
और वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित हो। वे क्रियाएं जो उत्पाद, उपभोग, वस्तु तथा सेवाओं से संबंधित हो, है ना। बहुत सारी क्रियाएं हम देख लेंगे। मतलब उत्पाद, उपभोग, वस्तु तथा सेवाओं से संबंधित ऐसी भी क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे। वास्तविक में देखा जाए कि एक व्यक्ति का या पूरे समाज का या पूरे देश का कमाने का जरिया, या तो धन कमाने का जरिया और उससे संबंधित सभी व्यवहार को हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे। मतलब आर्थिक क्रिया वह है जहाँ पे मुद्रा का आय, व्यय, खर्च एवं निवेश होता हो, तो इसी को हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। वस्तुओं के विनिमय से संबंधित, अच्छा रहेगा, संबंधित। अब हम लोग जानते हैं कि उत्पाद, जब भी किसी चीज का उत्पाद होता है तो इसमें कई ना कई लोग पूंजी लगाते हैं और कई ना कई लोग लाभ भी कमाते हैं। उपभोग करते हैं, मतलब कोई ना कोई इसको उत्पाद होगा, वस्तु बनेगा तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। वस्तु और सेवाओं का विनिमय होगा। विनिमय का मतलब है लेन देन, वस्तु हो या सेवा हो। वस्तु का मतलब होता है जो चीज हम अपने आंखों से देखते हैं, भौतिक चीजें, उसे वस्तुएं कहते हैं। और सेवाएं वह है जो भौतिक नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग खरीदते हैं। जैसे आप लोग एजुकेशन खरीदते हैं, स्कूलों में जाके पढ़ते हैं तो वहाँ ट्यूशन फीस देना पड़ता है ना, तो एक तरह से ये सेवा है। डॉक्टर अपना इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं, वो सेवाएं हैं। तो ये सेवा भी है। मतलब सीधी सी बात हम कहेंगे कि आर्थिक क्रिया वो है जहाँ पे धन का खर्च होता है, या तो धन का व्यवहार होता है, या तो मुद्रा की खर्च होती है, मुद्रा का आय, व्यय, विनिमय या किसी माध्यम से खर्च होता है। इस क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं एक व्यक्ति का आय, उसका खर्च, उसकी बचत, ये सब सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदना भी आर्थिक क्रिया है, किसी वस्तु को बेचना भी आर्थिक क्रिया है, किसी व्यक्ति का कमाया गया आय भी आर्थिक क्रिया है, किसी बैंक में पैसा जमा करना भी, ये सब क्या है, आर्थिक क्रिया है। और अनार्थिक क्रिया क्या है, वे क्रिया जो आर्थिक से संबंधित ना हो, मतलब कि मुद्रा से संबंधित ना हो। इसका मतलब है जहां मुद्रा का व्यवहार नहीं होता है। हम लोग कई सारा ऐसा कार्य करते हैं जहां करेंसी या मुद्रा का कोई भी व्यवहार नहीं होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं किसी से झगड़ा लड़ लो, किसी से लड़ाई कर लो, माँ बच्चे को प्यार करती है, यहाँ ये सब क्रियाओं में कहीं भी मुद्रा का कोई बात नहीं रहती। ये सब सामाजिक क्रियाएं हैं। जैसे कि पूजा करने जाते हैं तो इसको हम लोग धार्मिक क्रिया कहते हैं। और भी छोटी छोटी बातों में आप कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक क्रियाएं हैं, पार्टियां हैं बहुत सारी, ये सब क्रियाओं को राजनीतिक क्रिया कहते हैं। तो ये अनार्थिक क्रिया, जो भी क्रिया में मुद्रा का कोई व्यवहार नहीं होता है, मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग अनार्थिक क्रिया कहेंगे। जहाँ पैसे का कोई लेन देन, कोई विनिमय नहीं, कोई साध्य नहीं, कोई माध्य नहीं, उसको हम लोग अनार्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अनार्थिक क्रिया, सारा क्रिया अनार्थिक है। सुबह सो के उठे हैं तो एक तरह से अनार्थिक क्रिया है। चल के खाना खाना है तो अनार्थिक क्रिया है। परंतु अगर खाना खाने में कुछ पैसे खर्चे की जाती है तो ये आर्थिक क्रिया है। ये आपको याद रखना है कि हम सुबह सो के उठे, ये अनार्थिक क्रिया जरूर है। लेकिन अगर सुबह सो के उठ करके हम अगर कुछ खाते हैं, खरीदते हैं, या पैसा खर्च होता है, कहीं ना कहीं से खर्च जरूरी होता है, चाहे आप घर में उगाइए तो भी पैसा क्यों ना खर्च होता ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रिया। तो हम लोग आज सीखे आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब कितना मिनट हुआ, 10। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को किस प्रकार में 2 भागों में बांट करके फिर उनका अलग अलग से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास कल।